भविष्य मालिका में एक जगह ये भी आता है कि राजस्थान से निकला हुआ कोई सैनिक वो राज करेगा इस देश पर और वो सबको लाइन पे लाएगा। मोदी जी विल बी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब भाजपा के रेजिम में या तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा या फिर व्यवस्था ही बदल जाएगी, या तो आरएसएस पूरा डिसिसिव भी हो जाएगा या तो फिर बीजेपी के अंडर काम करने वाली एक संस्था। भविष्य मालिका में क्या 2026 को लेकर कुछ बताया गया? जनवरी में घुसते ही 15 दिनों के भीतर कुछ इतना बड़ा होगा कि लोग अवाक रह जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो, और मार्केट क्रैश कर जाएगी। फरवरी से एक नया झमेला शुरू होगा, वो होगा 16 फरवरी के बाद। जातीय आंदोलन, दंगे, सड़कों पर बूट चलते दिखते हैं। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही 2 ग्रहण लग रहा है, ये भी कोई संकेत है क्या कुछ होने वाला है? ये बहुत बड़ा बाउंडर लाएगा, मतलब राजनीति को तो मेस में डाल देगा पूरा एकदम। क्या युद्ध के भी कुछ संकेत हैं इस साल? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं भारत बांग्लादेश भिड़ेंगे। मंगल की दशा है ना, मंगल तो रक्त मांगता है। जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे एक चीज मिलती है, इल्यूमिनाटी। तो क्या अमेरिका के पीछे या दानवी शक्तियों का जब आप नाम ले रहे हैं तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं? वहाँ पे एक एयरपोर्ट है, उसके नीचे बहुत जमीन में लोग निवास कर रहे हैं। सूर्य पर जीवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा कि कल की अवतार के बारे में उसमें बताया गया है, तो क्या उसमें बताया गया? भविष्य मालिका में कल की अवतार को कुछ इस तरह दिखाया गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो माँ काली ने कहा कि अब मैं रक्तपान करूंगी, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी रुको, अभी कलयुग में तुम्हें समय मिलेगा, तो यही समय है रक्त वाला। कल की अवतार के पहले भारत गुलाम हो चुका होगा, सूरज नहीं निकलेगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे 28 तक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल के अवतार आ चुके हैं? फिर भविष्य मालिका के अनुसार और मेरे अनुसार कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग शुरू है। सतयुग शुरू है? आप कलयुग खत्म। तो कल के अवतार अगर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है 7 चिरंजीवी, जो कि कहा जाता है कि उनकी मदद करेंगे। चिरंजीवी मतलब अमर नहीं होता। ये भी बड़ी नई बात है, अमर नहीं होता। अगर हम बॉलीवुड की बात करें, वहाँ पे जो समस्या है तंत्र करवाने, दूसरे पर तंत्र करके खत्म करना, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, वो तंत्र के माध्यम से वो उसको पूरा। इरफान खान जब वहाँ पे मदारी फिल्म बन रही थी तो दिल्ली में आए हुए थे। इरफान खान, वहाँ का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन तीनों लोग जब दिल्ली से वापस मुंबई जाते हैं सब मारे जाते हैं। यही कि किसी बाबा ने, उनकी आत्मा ने इनको शिकार बनाया। वो दिल्ली में तीनों लोगों के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर बगलामुखी साधना की गई। इसकी शुरुआत इंदिरा जी ने की। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज 2026 की ऐसी भविष्यवाणियां आपको मिलने वाली हैं जो आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। भविष्य मालिका में 2026 को लेकर क्या बताया गया है और आखिर ये भविष्य मालिका है क्या, ये भी आप जानेंगे। किस तरह की तबाही आने वाली है इस साल, क्या देश में मंदी आ सकती है, बहुत बुरे हालात हो सकते हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति क्या वापस आ सकती है। इसको लेकर जो आप सुनने वाले हैं आज वो भयानक और डराने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या कलयुग का अंत होने वाला है। ये थोड़ा नया है लेकिन सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसके साथ ही कल की अवतार को लेकर जो आप जानेंगे, भविष्य मालिका में क्या कहा गया है, उसको सोचकर आप वाकई में सोच में पड़ने वाले हैं। और सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान की मौत और गांधी फैमिली को लेकर ऐसी बात आप जानने वाले हैं जो आपको हिला देगी। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जो परिचय के मोहताज नहीं है, एस्ट्रो सुशील जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ खास, बहुत कुछ नया आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। 2026 क्योंकि अब शुरू हो चुका है सर, और बहुत
तो भविष्यवाणियां आ चुकी हैं, बहुत लोग भविष्यवाणियां कर चुके हैं। कोई डरा रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बदलाव का साल बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इस साल पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में खुश रहने की ज़रूरत है इस साल को लेकर? जो बोल रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो तीनों चीजें होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसी कोई खास बात नहीं बोलना है। मेरा ये कहना है कि जब कैलेंडर चेंज होता है, तो अगर आप हिंदू माइथोलॉजी से माने तो वो मार्च में होता है। तो वो संक्रांति की एक अलग कुंडली निकलती है और उसी से नया वर्ष माना जाता है मार्च में। तो वो भी अभी मान लीजिए हमारी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ऐसा थोड़ा है कि कल नया साल आ गया तो चंद्रमा की जगह हमारा शुक्र चलने लगेगा। बिल्कुल नहीं। वही काम करेगा। जैसे मेरा एक ग्रह बदला, कभी कभी पराशर लाइट एक सॉफ्टवेयर है, वो सबसे रिकमेंडेड है क्योंकि उस केन राव सर से जुड़े हुए हैं हमारे गुरुजी। तो उस सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया डेट का बड़ा कंफर्म रहता है कि सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो मेरी जो पैदाइश थी 20:49:50। तो मैंने राव सर से पहली बार मुलाकात की तो उन्होंने कहा 2004 की मैं बात बता रहा हूँ। 2004 दिस वाज द समर एंड जून मंथ, और मैं जेएनयू से लौटा था। मेरा फ्रेंड उस वक्त उसका आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, क्लासमेट था। फिर वो राव सर से, तो उन्होंने जब मैं टाइम बताया तो उन्होंने देखा कि तुमने किया है? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि यही करो, है ना। और उनसे मैं सिविल के बारे में पूछने जा रहा था। मैं सिविल के इंटरव्यू देते मेरा कुछ सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू दिया हुआ नहीं। हालांकि वो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी में हमने खूब अच्छे काम किए। अब आते हैं जनवरी पे। जनवरी में घुसते ही जैसे ही हम once we enter in January from 2005 to 2006, 15 दिनों के भीतर कुछ इतना बड़ा होगा कि लोग अवाक रह जाएंगे। आई रिपीट, हम जनवरी 2026 को में कुछ बहुत बड़ा देखेंगे। वो कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है, कोई बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, कोई ऐसी चीज उभर जाए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समथिंग हैपेंस लाइक नो वन हैड एक्सपेक्टेड। तो इस तरह का कुछ होगा, उसका विशेष कारण है। हालांकि जब मैं ये कारण बताऊंगा तो तब तक कई लोग इसको कॉपी कर चुके होंगे, इसलिए मैं बताता नहीं। एनीवेज, भारत की 8वें घर में शुक्र, मंगल, बुध 1 डिग्री पर होंगे। तो शुक्र, मंगल, बुध 1 डिग्री पे होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य भी साथ में है। तो सूर्य राजा का प्रतीक है, तो हो सकता है राजा से संबंधित कुछ हो, क्योंकि वो चौथे घर को भी प्रभावित कर रहा है। भारत की कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लगन की, और लग्न चौथा घर बुरी तरह से पीड़ित, चौथा घर में सिंहासन। दूसरा ये हो सकता है कि किसी महिला का कुछ मामला हो, क्योंकि शुक्र है इसमें। शुक्र मंगल सेम डिग्री पर, सूर्य और बुध भी सूर्य और बुध ये चारों इसमें से 3 सेम डिग्री पे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। दूसरी चीज, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो इसी महीने 4 दिसंबर को पूर्णिमा थी, तो वो कोई कॉमन पूर्णिमा नहीं थी, वो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब कैसे है कि 18.5 साल बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। तो 18.5 साल पहले 25 से 18.5 अगर हम घटाएंगे तो मुझे नहीं, मेरी मैथ्स बड़ी कमजोर है। तो अगर हम 20 घटाते हैं 25 में तो 5 हो गया, और मतलब 2006-07 की कोई ऐसी स्थिति, सेम चीजें हुई थी। तो मुझे याद आता है कि उस वक्त अमेरिका में रिसेशन आया था 2008 में, और रिसेशन हाउसिंग सेक्टर को लेके था। तो एक हम बहुत बड़ी, दूसरी भविष्यवाणी है मेरी, एक हम बहुत बड़ी मंदी की तरफ आ रहे हैं और मार्केट क्रैश कर जाएगी, शेयर मार्केट।
मंदी की जब हम बात करते हैं तो क्या ये डीमोनेटाइजेशन जैसा कुछ होगा? नहीं, मंदी मतलब सिंपल भाषा में कि सब कुछ रुक जाना, ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है ना कुछ, तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और सॉरी, मंदी में जहाँ तक मैं तो पढ़ा था इकोनॉमिक्स, उतना ज़्यादा तो आती नहीं। मंदी में ये होता है कि कोई खरीदार नहीं रहेगा। अगर प्रोडक्ट्स पड़े हैं और कोई खरीद नहीं रहा है तो फिर वो रुपया चलन में नहीं है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो इससे बहुत बड़ी गरीबी और मतलब खासकर वो प्राइवेट सेक्टर को बड़ा नुकसान होता है मंदी में। तो और ये इंडिया एंड यूएस, ये दोनों जगहों पर साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ। इंडिया में हो रहा है तो यूएस में भी हो रहा है। यूएस इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा यूएस को, क्योंकि यूएस की, अमेरिका की कुंडली और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली दोनों सिंह लग्न की है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिंह राशि एक ऐसी राशि है उसमें जो ग्रह बैठते हैं वो स्वतः इतनी पावरफुल होते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल राशि सिंह राशि है। इसको कृपया इससे ना जोड़ें कि जिनकी सिंह राशि है वो, है ना, उस तरह सिंह राशि जो अलग है, जो 5 नंबर है, 5 नंबर की राशि, तो उसमें जो भी, जैसे मान लीजिए सूर्य बैठ गया तो कोई भी लड़का आईएएस की तैयारी करना चाहता हो, अगर सिंह में सूर्य है तो वो ये मान सकता है कि 25% संभावना बन गई। बाकी तो और मेरी गुप्त नाड़ी के अलग अलग सूत्र हैं जो मैं अभी देने नहीं जा रहा किसी को, क्योंकि इस विद्या को ये मेरी निजी है और मैंने इसे प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि मैं लेके पैदा हुआ था। मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 घटनाएं दिख रही हैं और जनवरी तो इस तरह जाएगा, फिर हम देखेंगे दूसरा पक्ष है कि फरवरी से एक नया झमेला शुरू होगा। वो होगा 16 फरवरी के बाद से। वो फिर जातीय आंदोलन, दंगे, जैसे कुछ लोग भूकंप और इस पर ही वो रख रहे हैं, मिलिटेंसी, आतंकवाद, और कश्मीर, पंजाब और कुछ साउथ के एरियाज में ये पहली बार देखने को मुझे दिख रहा है कि कुछ साउथ में मिलिटेंसी टाइप का कुछ होगा, जो कि बहुत पहले जब तमिलीलम था और तब होता था, जो मतलब लिट्टे का मूवमेंट था, तो कुछ वहाँ पर भी जाति मूवमेंट, मतलब ये साल जातियों के संघर्ष का साल है। और अगर आप देखें तो अभी जो घटनाएं चल रही हैं, यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और उसको लेके बड़ा बवाल हो गया, कारण कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार चेतावनी दी कि यह नहीं होना चाहिए, दूसरी बार चेतावनी दी। अब बताइए ये कौन सी बड़ी बात है कि जहाँ जाति के नाम पे नौकरियां मिलती हो, वोट दिए जाते हो, जाति के नाम पे टिकट दिए जाते हो, तो अगर जाति के लोग बैठ गए तो बुरा क्या है। हम सोशलॉजी में यूपी कमीशन में, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में मैं रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया हूँ। मैं सोशलॉजी पे खूब कहा, जातियों पर खूब, एनडे विटेली से लेके योगेंद्र सिंह और उसके बाद प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, इन सबको मैंने पूरा पढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जाति से अलग नहीं, जातिवाद से नफरत करिए। जाति तो एक सच्चाई है, और जैसा हेमंत श्रीवास्तव ने कहा है कि जाति अगर जाएगी तो बहुत खून खराबा करेगी। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो भविष्यवाणी सही होती दिख रही है उनकी, जो सोशलॉजिस्ट है। तो जाति होगा, उसके बाद जगह जगह उपद्रव होंगे, सड़कों पर बूट चलते दिखते हैं मुझे, मिलिट्री बूट्स, आर्मी, जगह जगह आर्मी, सेना दिखती है मुझे। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग। और ये 26 देख के जाएगा, फिर 27 तो उसका जेनिथ होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। 27 में प्राइम मिनिस्टर, मतलब 2027 तक करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पद पे नहीं रहेंगे, वो अपने पद पे नहीं रहेंगे। मतलब भाजपा के रिजीम में या तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा या फिर व्यवस्था ही बदल जाएगी। शनिदेव 2025-29 मार्च को कुंभ से मीन राशि में आए थे, ठीक है, और 2 जून 2027 तक ही, अगर मैं सही हूँ तो, मीन राशि में रहेंगे। तो 2027 तक मीन वालों को क्या कुछ परेशानियां आने वाली हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शनि मीन में आता है तो कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होता। वो तो 12 राशियों में विचरण करता रहता है। और मैं आपको बोलूं, मैं फिर यहाँ पे एक मिथ बर्स्ट करने जा रहा हूँ कि बिना शनि की इजाजत के किसी को ना कोई काम कर सकता। शनि कर्म है, ना कोई नौकरी लग सकती किसी, कोई भी चीज जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए या बड़ा होने के लिए बिना शनि की अनुमति के नहीं होगा। जब शनि और जुपिटर ट्रांजिट करते हैं, ये डुअल ट्रांजिट मेथड है कियन राव सर का, कि जो उनको भी कहीं से मिला था, ये किसी संत ने दिया। जो शनि और जुपिटर 10th हाउस के लॉर्ड लग्न लॉर्ड को टच करते हैं, तभी कोई बड़ा काम होता है। मैं गोचर ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। तो ये शनि जब वक्री होता है तो एक घर पहले हो जाता है, तो वो चीज़ें संभावनाएं और बढ़ जाती है। लेकिन उसे इस ट्रांजिट से हम नहीं देखते, वो प्रोग्रेशन से देखते हैं। प्रोग्रेशन नाड़ी की एक अलग विधा है। तो अगर 2026 की बात करें हम, तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा गोचर परिवर्तन या महाग्रह का योग बन रहा है? मैंने तो अभी देखा नहीं, क्योंकि बृहस्पति बार बार इधर से उधर आएगा। तो कर्क से ये सिंह में जाएंगे बृहस्पति। सिंहस्थ बृहस्पति के बारे में एक बहुत बड़ी अवधारणा थी पहले कि शादियां नहीं की जाती, लेकिन वो भी राव सर ने वो भी मिथ तोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी रिसर्च के साथ उन्होंने पेश किया। एक बुक भी है सिंहस्थ बृहस्पति करके, एक बुक भी है। तो और राहु केतु का ट्रांजिट होगा, है ना। तो राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो ये जो है कर्क राशि से केतु आ जाएगा मिथुन राशि में, सॉरी सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएगा, ठीक है। और राहु जो है आ जाएगा मकर में, ठीक है। उल्टा चलते हैं ये। तो राहु का मकर में आना, केतु का क्या है कि जब वो ट्रांजिट करता है तो ये इसे कृपया करके इसे पराशरी मेथड से मत देखेंगे लोग, नहीं तो मतलब सब रॉन्ग हो जाएगा। तो केतु विशेष तरीके से जब ट्रांजिट करता है तो वो नौकरी खा जाता है। मतलब नौकरी जाने वाली है साल? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिविजुअल्स के लिए बता रहा हूँ कि केतु नौकरी खा जाता है। और बृहस्पति जीव है, मतलब इटसेल्फ। जैसे आप लोग महिलाओं के लिए शुक्र जीव है, हम लोगों के लिए बृहस्पति जीव है। मतलब आप यूं समझिए कि जुपिटर ह्यूमन बॉडी है और वीनस वीमन्स की बॉडी है। बॉडी मतलब पूरी बॉडी, और प्लस ये जो वेजिटेशन है, जो पूरी जो पेड़ पौधे, इस सब का कारक शुक्र है। तो ये फर्क पड़ेगा इसमें। अच्छा, 2020 में सर लास्ट टाइम 4 ग्रहण पड़े थे, और इस बार भी 2026 में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य और 2 चंद्र। और नए साल आपने 2020 में 4 ग्रहण हुए थे, और इस बार 2026 में भी 4 ग्रहण होने वाले हैं। 2 सूर्य लगेंगे और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। नए साल की शुरुआत में ही 2 ग्रहण लग रहा है, पहला फरवरी और दूसरा मार्च को। ये भी कोई संकेत है क्या, कुछ होने वाला है? हाँ। देखिए, मैंने जब ये देखा कि 4 दिसंबर को से एक नई व्यवस्था होने जा रही है, सब कुछ बदलने जा रहा है 4 दिसंबर 2025 से ऑनवर्ड्स, तो ये जो ग्रहण पड़ेगा, जहाँ तक मुझे याद है 3 मार्च को पड़ेगा। और ये अमावस्या का ग्रहण होगा, या अमावस्या का ग्रहण, ये बहुत बड़ा बवंडर लाएगा। और ये पॉलिटिक्स को तो, मतलब राजनीति को तो मैस में डाल देगा पूरा, एकदम जैसे वो गिट्टी में नहीं डालते, खड़ खड़ करके पूरा सब मसाला बन जाता, इस तरह हो जाएगा। तो और ग्रहण तो हर साल लगते हैं, लेकिन 25 से जो ग्रहण लग रहे हैं, 25, 26, 27, 28, इन ग्रहणों के विशेष महत्व है, क्योंकि इनका संबंध भविष्य मालिका से भी है। भविष्य मालिका में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक चीज़ तो बिल्कुल सच हुई, उसमें लिखा था कि आदमी बैलों की तरह जाबे पहनेगा। जाबे मतलब मास्क बैलों को पहनाया जाता है ना। पहले मैंने देखा था इसको शुरू में गांव में, बैल को तो ऐसे बांधते रहते थे उसका, और किस वजह से बांधते मुझे याद नहीं। तो आदमी पहना मास्क,
कोविड आया, कोविड और ऐसी कुछ चीज़ें एग्जैगरेटेड हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है, और लोगों की शैतानी है वहाँ पे। एक खासकर एक सबसे जो चर्चित हुए थे, उनका काम है, उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया था, कथा कह रहे हैं, मतलब भविष्यवालिका पे कथा चल रही है, सामने डब्बा रखा हुआ, उसमें पैसे जा रहे हैं, अपने लड़के को कल्कि बना दिए। कल्कि देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण में कितना डिफरेंस है। दोनों लोगों को ठीक है धोती वोती पहनाए दिखाया गया, तो 6-6 साल के युग होते हैं, तो उसको जो पुराणों में कई लाख बोला गया है, तो उसको एज इट इज नहीं लिया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि रामायण में भी 60,000 वर्ष लिखा गया है उसको, लेकिन उसी में सब बताया गया रामायण में। तो जो ये ग्रहण पड़ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जो भूकंप वगैरह हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो तो आएंगे। तो जो अबकी का ग्रहण, ये मार्च का पहला ग्रहण है, इस पर मैंने अध्ययन किया है। ये बहुत पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन का मतलब ये है समय है, और बहुत दिनों से सरकारें नहीं गिर रही थी, राज्य सरकारें। आपने कभी सुना कि किसी ने समर्थन वापस लिया? हमें याद है, हम लोग सुनते थे, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार से मायावती ने समर्थन वापस लिया, अब पूरा बन गया। अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब अंदर अंदर हो जाता है, कोई एमएलए कहीं जाता ही नहीं, सरकारें गिरती ही नहीं, क्योंकि गिरी सरकारों से तो पैसे नहीं मिलेंगे ना, सरकारें चलती रहेंगी तो बिजनेस चलता रहेगा। सर, भविष्य मालिका की आपने बात की, आप करते भी हैं, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे जिसमें भविष्य मालिका के बारे में आप बोलते हैं, तो क्या है ये भविष्य मालिका? भविष्य मालिका कुछ संतों द्वारा, उड़िया संतों द्वारा लिखा गया है, और ताड़ के पत्रों पर लिखा गया है। कुछ अगस्त्य ऋषि का भी इससे जुड़ाव है, तो उसमें बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन वो चूँकि उड़िया लोग जो भविष्य मालिका को समझ सकते हैं, उनको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती। तो वहाँ के एक विद्वान हैं पुलिन पांडा जी, उनकी बुक आई है अभी एक, वो भी कंप्लीट नहीं समझ में आई। इसके पहले जो मिश्रा जी की बुक थी वो तो वर्थलेस, बेकार। पुलिन पांडा जी की बुक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अपनी बात वो ठीक से रख नहीं पाए, लोग रखवा नहीं पाए। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि मोदी जी विल बी लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या समझा जाए? मतलब उनके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा कुछ दिनों के लिए। वो ये कह रहे हैं फॉर फ्यू इयर्स देयर विल बी नो प्राइम मिनिस्टर। फिर बाद में 3 या 4 साल बाद चुनाव होंगे। आपकी बात से मैंने थोड़ा रिलेट किया, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करती रहती हूँ, तो कुछ ने ये कहा कि देश में या तो डिक्टेटरशिप जैसी कंडीशन आ जाएगी, या तो फिर कुछ ऐसा होगा कि जिससे योगी जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा। नहीं, योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पर अभी वो समय नहीं। दूसरी चीज, जो पहली चीज है, डिक्टेटरशिप उसे नहीं बोल सकते, उसे कुछ नहीं बोल सकते। बस इतना सोच लीजिए कि न प्रधानमंत्री होगा, न संसद होगी, चुनाव बाद में होंगे, तो और वो व्यवस्था के हित के लिए होगा। जो धमाको चौकड़ी और लोग मचा रखे हैं, जितना मतलब बोरों में भर भर नोट जा रही हैं, ये हो रहा है, जो सुनते वक्त बड़ा खराब लगता है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो उस समय जो सत्ता होगी वो देखेगा। फिर भविष्य मालिका में एक जगह ये भी आता है कि चीज़ें गड्ढ-मड्ढ हैं और ईयर्स को लेके गैप है बहुत। जैसे कभी रामायण के पहले महाभारत दिखा दे तो कैसा लगेगा? वामपंथी लोगों ने एक कोशिश की थी करने की, तो ईयर्स गड्ढ-मड्ढ है। लेकिन उसी जगह ये भी आता है कि राजस्थान का से निकला हुआ कोई सैनिक वो राज करेगा इस देश पर कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, और वो सबको लाइन पे लाएगा। तो एक जो कहते हैं ना शनि न्याय करता है, ऐसा कुछ नहीं, शनि ही न्याय करता है। शनि तो एक ग्रह है, अपना काम कर रहा है। शनि को हम लोग बस एक हमारे ऋषियों ने उसको एक तरह से बांध कर जगह जगह कि ये यहाँ होंगे तो ऐसा होगा, या बाकी शनि का हमारे को क्या, वो एक प्लेनेट है। जब उसका मानवीय फॉर्म आता है तब देखा जाता है। जैसे अभी आप कह रही हैं कि मीन राशि, तो मीन से ये मेष में जाएगा शनि, तब नीच का हो जाएगा, और जब नीच का हो जाएगा शायद 27 में, तब बहुत दिक्कत है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको,
मोदी जी उच्च के शनि में पद पर आए और फिर नीच के शनि में जाएंगे। एग्जॉल्टेड सैटर्न टू डेबिलिटेटेड सैटर्न, तो इसमें भी बहुत राज छुपा हुआ है। मतलब पहले तो मैं जनवरी के लेके मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ कौन सा ऐसा घपला घोटाला स्कैंडल क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, विदेश से कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं है। यानी 4 जनवरी मैं चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो, मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। सर भविष्य मलिका में क्या 2026 को लेकर कुछ बताया गया? आपने कहा एयर गैप है, लेकिन क्या 2026 को लेकर कुछ बताया गया? नहीं, अब देखिए उसमें 25 से 28 बताया गया, 25 से 28 के बीच 2025 टू 2028। अब उसमें 26 को लेके बताया गया है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, हम लोग उसको 26-27 लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में कि अगर एक इतना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर अगर पद से जाता है तो फिर कौन बनेगा, कैसे चलेगा देश, ये मैटर करता है। और फिर इसमें अभी आरएसएस की भूमिका तय हो जाएगी कि आरएसएस रहेगा अभी ठीक से या नहीं रहेगा, उसके सब परिधि फिक्स हो जाएगी। या तो आरएसएस पूरा डिसिसिव भी हो जाएगा या तो फिर बीजेपी के अंडर काम करने वाली एक संस्था हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में नहीं होता। अब अपने यहाँ अब तो किसी पदाधिकारी का नाम नहीं मालूम, थल सेना अध्यक्ष कौन है नहीं मालूम ना, उनको पिछली सीट मिलती है 5 सीट में। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि जो सेना अध्यक्ष होता है वही टेक ओवर कर लेता है। ये आपने बहुत, ये भी एक भविष्यवाणी कह सकते हैं ऐसे। क्या सर 2026 में कोई बीमारी या वायरस भी आ सकता है? भविष्य मालिका में क्या इस तरह की कुछ चीजें बताई गई हैं? हालांकि इस तरह लोग बहुत डरा रहे हैं लोगों को, इस तरह का कुछ नहीं होगा अभी। तो क्या चीजें और बताई गई हैं 2026 को लेकर इसमें? नहीं, भविष्य मालिका में मतलब पूरी तरह से वो पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक रूप से उथल पथल, इस पर वो ज्यादा केंद्रित है। फिर वो कल्कि के अवतार पर केंद्रित है, भगवान कल्कि के। और फिर वो उड़ीसा चली जाती है भविष्यवाणी का, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, कि भगवान मंदिर छोड़ देंगे। वहां पे कई वुमेन्स बताए गए थे अपशकुन जो कि हो चुके हैं। मतलब ये 2025 से 28 या 27 के बीच में होगा। कई चीजें 26 में भी होंगी। 26 में उस तरह की भविष्यवाणिका में 2 ही घटना घटी है। जैसे प्लेन क्रैश हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना, मैं तो बहुत प्लेन क्रैश देखा हूँ, पता नहीं कितने प्लेन क्रैश हुए, ये कौन सी बड़ी बात है ना। पहली बार थोड़ा हुआ। थल सेना अध्यक्ष हमारे जो सीडीएस थे विपिन रावत पूरी फैमिली के साथ मारे गए है ना। तो ये जो 26 है इसमें 25 से ज्यादा घटनाएं घटेंगी इस तरह का। क्या युद्ध के भी कुछ संकेत हैं? पक्का युद्ध जैसे अभी आप देखिए यूक्रेन का नाम कम सुन रहे हैं हम, और रशिया का नाम कम सुना जा रहा है। ये हाँ, इस तरह के भी घोटाले हो सकते हैं कि पता चला एक कोई देश का राष्ट्रपति है तो उसका डमी कोई काम कर रहा है, इस तरह के आश्चर्य भरे, क्योंकि केतु आश्चर्य का वो है। और 8वां भाव अनएक्सपेक्टेडनेस और सडन, मतलब तो आकस्मिक और जिसकी कल्पना न की गई हो उसका है। तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी और युद्ध निश्चित तौर पर होंगे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं इसको तो मैं अपने चैनल पे कह चुका हूँ, भारत बांग्लादेश भिड़ेंगे। ये मैंने 1 साल पहले बोला था। आज की खबर है, करीब मैं 12 बजे मैंने न्यूज़ खोला था, तो उसमें एक पॉडकास्ट करने वाले ने मुझे लिंक भेजी है कि भारत की मिलिट्री ने बांग्लादेश से संपर्क किया है, ये क्या हो रहा है। तो भविष्यवाणी तो सच हुई लगती है। आज की बात हो रही है तो आज की डेट में बता देती हूँ, वरना लोग कहेंगे कि जब ये पॉडकास्ट देगा तो 28 दिसंबर है आज 28 दिसंबर है और आज ही की बात है। और ये भविष्यवाणी बहुत पहले की जा चुकी है और एक जगह से हटा भी दी गई आज मेरी भविष्यवाणी। क्या बांग्लादेश तो आपने बताया, क्या चीन से भी युद्ध हो सकता है हमारा? नहीं, अभी तो मुझे कब संभावना दिखती है, हालांकि इस पर मैंने काम नहीं किया है, लेकिन 26 में चीन से कुछ होगा ये मुझे, वो पाकिस्तान से संभव है, बहुत कुछ संभव। भारत युद्ध में झोंका, मंगल की दशा है ना, तो युद्ध में तो उसे जाना ही है। हाँ, युद्ध में जाना है, मंगल तो रक्त मांगता है।
तो पाकिस्तान के साथ अभी थोड़ा क्लैशेस हुए 2025 में, अब क्या बड़े युद्ध हम देख रहे हैं 2024? हाँ, बड़े होंगे और युद्ध तो अवश्य होगा। तो जीत अगर पाकिस्तान और इंडिया भिड़ता है तो जीत किसकी संभव है? नहीं, जीत उस तरह की, आप पाकिस्तान क्या भिड़ेगा इंडिया से, आप बताइए। बिल्कुल। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं बढ़ने की। वो पाकिस्तान नहीं लड़ रहा होता, वो चीन लड़ रहा होता है, उसके पीछे चीन होता है। बांग्लादेश में अगर सत्ता पलट हुई तो अमेरिका ने करवाई, नेपाल में किसी और ने करवाई, भगवान न करे हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो। रूस यूक्रेन में भी अमेरिका का ही हाथ है। ये सब कराते रहते हैं, इनका काम है। और अमेरिका से भी ऊपर की शक्तियां हैं और उनसे भी ऊपर की शक्तियां हैं, जो दानवी शक्तियां, जो पूरे कलयुग में पूरे 185 देशों को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम अमेरिका के ऊपर की शक्तियों की बात करते हैं तो क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं मान लूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तो मुझे एक चीज़ मिलती है इल्यूमिनाटी, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि पहले के कंपैरिजन में अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का नाम उनके साथ जोड़े जाते हैं कि ये इनके मेंबर हैं और ये इनका प्रचार कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो पहले ये सब चीज़ें बड़ी गुप्त होती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो इंस्टाग्राम पर भी आ गए, उनके नाम से बाकायदा पेज है, बाकायदा चर्चेज हैं। तो क्या अमेरिका के पीछे या दानवी शक्तियों का जब आप नाम ले रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? वहाँ पे एक एयरपोर्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके नीचे बहुत जमीन में लोग निवास कर रहे हैं। और आप ये तो अमेरिका क्योंकि वो शिफ्ट हो गया, इन लोगों का पावर शिफ्ट हुआ, आपको एक बात अजीब नहीं लगती कि ब्रिटेन जैसा पिद्दी भर का देश, जिसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी ने बोला था कि दोयम तीसरे दर्जे, थर्ड क्लास का कंट्री, उन्होंने बोला। दरअसल हुआ क्या कि तब राष्ट्रवाद किसी एक पार्टी वोटी की बपौती नहीं हुआ करती थी, तो गुजराल साहब बने थे, वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी देवगौड़ा के बाद, जहाँ तक मुझे याद है। तो प्रिंस चार्ल्स यहाँ पे आए थे, कोई चीज़ हुई तो उन्होंने मजाक में कहा कि अब भारत कहेगा इसकी भी खोज इन्होंने की थी। इसी पर वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की क्या हैसियत है हमारे सामने, एक थर्ड क्लास का, तीसरे दर्जे का देश है। लेकिन अब बताइए, सही है, वो कौन सा शक्ति पाए थे, अचानक क्या ऐसा हो गया था कि ब्रिटेन जैसा देश अचानक सारे पूरे विश्व पे कैसे कब्जा कर ले गया? कुछ सोचा आपने? मैं बताता हूँ। और ब्रिटेन पाताल के लोगों से कनेक्शन था उसका, वो शक्तियाँ मदद कर रही थी। देखिए, राक्षस, दानव, असुर, इनको कुछ भी चले, गलत ही होना चाहिए। ये गलत के सपोर्टर लोग हैं, तो गलत होना चाहिए, सभी को सताना, ये वो। और वो अब शिफ्ट हो गए, इस तरफ आ गए। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि पाताल लोग क्या है। तो दक्षिण अमेरिका को पाताल बोला गया है कई बार रामायण में। तो एक रसातल में चले जाना, तो कई तरह के तल होते हैं, कहते हैं ये तो रसातल में चले गए, मतलब खत्म हो गए। तो रसातल इज द पोर्शन, ये पृथ्वी है, तो इसके अंदर के कोर्स बने हुए हैं, उसमें कहीं है, वहां पे जीवन है, सूर्य पर जीवन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वहाँ सूर्य की तरह के लोग रहते हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते। और सूर्य पर जीवन, ये बहुत बड़ी बात मुझे भी सुनने में अजीब लगी। जलता हुआ सूरज, लेकिन वो जलते हुए कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि सूर्यवंश से कोई कनेक्शन हो ऐसे लोगों का। तो और सूर्य को सूर्यवंश का ग्रह, मतलब क्षत्रियों का माना जाता सूर्य। तो सूर्य पर जीवन है। और रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान राम समुद्र सुखाते हैं, मतलब उस पे बाण मारते हैं कई बार, कुछ लोग जानते हैं उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और पहले उन्होंने 3-4 बाण मारे, उसके बाद वहाँ पे ये लिखा है कि मछलियाँ, जानवर, और वहाँ में समुद्र के अंदर रहने वाले दानव घबरा गए
अब बताइए सुरसा कहाँ से निकली थी? सुरसा नाम राक्षसी है का। जब हनुमान जी जा रहे थे तो सुरसा तो जमीन से हुई। मैनाक पर्वत कहाँ था? समुद्र के अंदर वो खड़ा होता है। तो मैनाक पर्वत जमीन के अंदर था, सॉरी समुद्र के। तो इस समुद्र अपने आप में बहुत सारे राज छुपाए लिए है। जो ये नासा है, अभी तक समुद्र के अंदर के राज कोई खोज नहीं पाया है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग हैं जो समुद्र के अंदर के लोगों से कनेक्टेड हैं और वो ज्योतिष और उनके लिए ये सब चुटकी भर का काम है। लेकिन वो उसको ज़्यादा बताना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाकायदा ये है कि दानवों से दानव रहते हैं। तो रामायण में जिक्र है। पृथ्वी के अंदर के जीवन का मैंने बताया है। तो बहुत रहस्यमयी चीज़ है। अगर हम कोई चीज़ ना जानते हो तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये बात गलत है? बिल्कुल। अभी कुछ दिन मतलब 1922 से पहले मैंने बताया, 1922 में राइट बंधुओं ने विमान का वो किया। रामायण में पहले से जिक्र है। तुलसीदास लिखते हैं चलत विमान कोलाहल हुई। तो उस विमान को तो भारत वाले मानते थे कोई ऐसी चीज जो उड़ रहा। इवन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने लेटर भी लिखा था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करके विमान होते थे। एहुम के बाद में एहुम ने माफी मांगी क्योंकि उन्होंने खिल्ली उड़ाई थी। तो इस तरह की चीजें हैं। अब अगर हम भविष्य मालिका की बात करते हैं, आपने कहा कि कल की अवतार के बारे में उसमें बताया गया है, तो क्या उसमें बताया गया? देखिए भविष्य मालिका में कल की अवतार को कुछ इस तरह दिखाया गया है कि 3-4 संकेत हैं कि कल्कि का अवतार होगा भगवान कल्कि का। काली जी रक्त मांग रही हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा गया है कि मैंने महाभारत पर रिसर्च नहीं करी है। तो ऐसा कहा गया है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो माँ काली ने कहा कि अब मैं रक्तपान करूंगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी रुको, अभी कलयुग में तुम्हें समय मिलेगा। आपको कलयुग में समय खूब रक्त मिलेगा। तो यही समय है रक्त वाला। तो उसमें ये भी है कि कई दिन अंधेरे में रहेंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। सूरज नहीं निकलेगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। उसमें यहाँ तक की है कि सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएंगी। तो ये तो मैं मानता हूँ कि ये जो इंटरनेट पर कभी ना कोई अब्रप्शन कुछ इस तरह का आएगा कि कई दिन के लिए ठप हो जाएगा। तो सबकी सब हिकड़ी पड़ी रह जाएगी। जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई अभी तक। 2025 आपने बताया जिक्र है 2025 का भविष्य मालिका में। जैसे लॉकडाउन ले लें हम, इंटरनेट कितने दिन तक बंद था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक। अब आप बता रहे हैं सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का जिक्र है उसमें। सैटेलाइट्स बंद हो जाएंगी काम करना और उसमें पूरे इंटरनेट को बंद करने की बात है। और कैसे चलेगा इसका शायद कहीं जिक्र है। मतलब व्यवस्था तो बदलती है तो फिर कुछ होता है। लेकिन उसमें कल्कि को ये कहा गया है कि घोड़े पर सवार होके आएंगे। तो ये तो सिंबॉलिक हुआ ना। अब के जो कल्कि आएंगे वो भगवान राम और कृष्ण की तरह के विष्णु अवतार नहीं होंगे। वो तो उनका जो ये पहनावा यही रहेगा, है ना। और वो कैसे आएंगे, जब ये कहानी चलती है युद्ध होगा इतने दिनों तक। उसके पहले ये भी कहा गया है कि कल्कि अवतार के पहले भारत गुलाम हो चुका होगा। और ये भी कहा गया है कल्कि भविष्यवाणी में कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करें और चीन भी हेल्प करेगा। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट कल्कि भविष्यवाणी में तो है ये बात। मतलब जब कल के अवतार आने वाले होंगे, कलयुग का अंत होने वाला होगा, तो उस वक्त 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। नहीं, ये बहुत लंबा नहीं, इस 28 तक ही है। 28 तक? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल के अवतार आ चुके हैं फिर? हाँ, कोर्स कल के अवतार। देखिए रामायण को हुए 14 साल हो गए और महाभारत को हुए 6 से 7 साल हो गए। और कलयुग या तो लग चुका है या फिर 2-4 साल में लगने वाला है। वो कलयुग खत्म हो गया। तो ऐसा थोड़ा है कि कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा सब राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं था। राम राज में भी राम राज नहीं था, वहाँ भी क्राइम थे, वहाँ भी भगवान राम, ऐसा नहीं कि तुलसीदास ने लिखा कि सब प्रसन्न थे ये वो। वाल्मीकि रामायण में इस तरह की जनता, भाई कैसे सब लोग खुश हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी कर्मा एकदम बैलेंस हो जाए और सब
अच्छा, कलयुग आपने कहा कि अभी शुरू नहीं हुआ है, या तो हो गया है या कलयुग शुरू हो गया, मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो गया, नहीं तो एक गणना के अनुसार 7-8 साल में शुरू हो जाएगा। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार और मेरे अनुसार कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग शुरू है। सतयुग शुरू है आप ये हाँ, कह रहे हो? कलयुग खत्म, कलयुग तो चल रहा है ना। कलयुग तो महाभारत से तुरंत बाद से कलयुग चलने लगा, तो सतयुग शुरू। अब ये कहिए सतयुग शुरू हो गया तो हरिश्चंद्र कहाँ पे हैं, हरिश्चंद्र की खोज की जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, कलयुग की जब बात होती है तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की जो कुल अवधि है वो 4,32,000 वर्ष मानी गई है। हाँ, ये है, ये बिल्कुल ये जो पौराणिक भाषा है, ठीक उसी तरह जैसे वाल्मीकि में दशरथ, वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ की उम्र उस वक्त 60,000 साल थी, तो अब उसको इसी तरह मानिए कि 60 साल के थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कलयुग जो बीत चुका है वो 5,000 प्लस साल हम मान बस सकते हैं, यही, बीत 5 चुका से है। 6। हाँ, तो अगर इतना लंबा 4 लाख से भी ज्यादा है, तो अगर इतना बीता है तो खत्म कैसे? फिर आपने कहा कि अब खत्म होने वाला है कलयुग। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ कि 4-5 जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद कलयुग शुरू हो जाता है। राजा परीक्षित या कौन है उनके हिसाब से। तो कल के अवतार अगर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है 7 चिरंजीवी जो कि कहा जाता है कि उनकी मदद करेंगे जो है मौजूद। हाँ, ये भविष्य मालिका में तो है कि 7 चिरंजीवी में मदद करेंगे। मगर कोई भी आदमी चिरंजीवी मतलब अमर नहीं होता। ये भी बड़ी नई बात है, अमर नहीं होता। मतलब चिरंजीवियों को हम इसी सेंस में जानते हैं कि वो अमर हैं, नहीं, उनका समय से कोई लेना देना नहीं है, बंधे नहीं है वो समय काल लोग से। शब्दों पे ध्यान नहीं देते। जब हम लोग पैर छूते हैं तो बहुत ब्राह्मण कहते थे कि चिरंजीवी भाव, मतलब ज्यादा आयु के हो, शतायु बोला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 हाथ 2 पैर 1 सर वाला आदमी आजीवन इसी पे रहेगा? हो नहीं सकता। तो चिरंजीवियों में एक सबकी लिमिट है। हनुमान जी को स्पष्ट रूप से लिखा गया है, भगवान राम कहते हैं तुम कलयुग के खत्म होने तक पृथ्वी पर रहोगे, है ना। अश्वत्थामा के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने रामायण महाभारत पे कोई काम अभी नहीं किया, तो कहते हैं कि 3,000 सालों तक तुम ऐसे इसी मणि के साथ भटकते रहोगे, तो 3,000 साल तो पूरा हो गया, तो अश्वत्थामा तो नो मोर। अब ये जमाना है फिल्मों का, अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा हो जाते, कोई फिल्म आई थी 2000 पता नहीं क्या क्या करके, तो ये है थोड़ा सा दिमाग का। देखिए ऐसा है कि उस समय की भाषा, जब हनुमान जी जाते हैं लंका तो कभी लगता है आसमान में है, कभी लगता है कि। अब जैसे चिरंजीवियों की बात हो रही है तो उसमें एक हनुमान जी भी हैं, तो क्या भविष्य मालिका में हनुमान जी को कलयुग में कुछ बताया गया है? हाँ, कलयुग में भविष्य मालिका में ऐसा कुछ जिक्र है कि वो भी रहेंगे, है ना। लेकिन ये सब मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है, सातों सभी चिरंजीवी। लेकिन इसको अगर मैं सिंपली इस तरह मानूं कि हाँ, कुछ शक्तियाँ हम ही लोगों में से कुछ जबरदस्त लोग आएंगे जो करप्शन और इन सब के अगेंस्ट खड़े होंगे और मतलब सत्ता से लोगों को बाहर कर देंगे। जैसे मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ये मिला कि जो कल के अवतार हैं, जिसे बोला जाता है कल के अवतार विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के, तो वो एक राक्षस का अंत करने आएंगे, कली राक्षस। तो अब जाहिर सी बात है वो आएंगे मॉडर्न युग में, कलयुग में एआई का टाइम रहेगा और टेक्नोलॉजी अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी। तो जाहिर सी बात है राक्षस जो हम फिल्मों में देखते हैं कि बड़े बड़े सींग हैं, डरावना है, तो उस तरह का राक्षस तो होगा नहीं। वो सेंस वहाँ पे राक्षस का क्या है? क्या वो जो चीज़ें कलयुग में फैली हुई है, भ्रष्टाचार, नेता और भ्रष्टाचारी लोग जो शासन कर रहे हैं जनता पे उनकी मर्जी के बिना, यानी कि डिक्टेटरशिप एक तरह से कह सकते हैं, इनको मिटाने आएंगे कल के अवतार? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन सत्ता विपक्ष सब एक से हैं, तो हो सकता सबको मिटाएं। ऐसा नहीं कि जो सत्ता में उन्हीं को मिटाएं, क्योंकि सब गलत हैं। यहाँ तो लेसर एविल की भी बात नहीं है कि जो सबसे कम पापी हो, यहाँ तो सब पापी हैं, सब एक से एक हैं, हर कोई। भाई कभी आप उनके 10 साल के शासन से तंग आके इनको लाते हैं तो ये करने लगते हैं, तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। तो जो
कल्कि होंगे वो वेल ड्रेस्ड होंगे, इसी तरह के होंगे, इंसान होंगे। और रही बात आपने राक्षस की बात की, तो मैं आपकी ये भ्रम मैं हटा दूं, राक्षसों की कोई सींग पूंछ नहीं होती थी, वो भी इंसान होते थे। बस वो एक राक्षस एक संस्कृति थी। रावण को ब्राह्मण बोला गया, लेकिन ब्राह्मण के पिता बहुत ऋषि थे, मदर राक्षसी थी। तो अब बताइए, ऋषि की राक्षसी से शादी, तो राक्षसी के तो सिंह होगा। तो राक्षस एक रेस की बात है, एक तो सोच और एक विचारधारा थी कि जैसे वहां वो सीता जी को धमकाता है जब रावण, तो ये कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सुबह नाश्ते पर तुम्ही को मैं खाऊंगा। दे वर मैन ईटर्स। राक्षस मानव मांस खाते थे। आपने सुना होगा कुछ कहानियों में, मैं तो 20 सालों से सुन रहा हूँ कि छोटे बच्चों का एक बड़ी सोसाइटी में बहुत पहले की बात है, अब तो वो होगा ही होगा। जैसे पीडोफिलिक है, छोटे बच्चों का व्यापार होता है, जो एप्स्टीन फाइल वगैरह आई है, तो यही सब है, यही सब खुल रहा है। जैसे कि जब रावण की बात होती है, आपने मुझे बताया था कि रावण भी ब्राह्मणों का मांस खाता था, यानी कि वो भी, उसको भी फिर हम राक्षस की श्रेणी में रखते हैं इसी वजह से। और राक्षस राज था वो, राक्षसों का सरगना था वो, देवताओं को धमकी देता था, ब्लैकमेल करता था। भगवान शंकर को, मैं शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान शंकर को उसने तंग कर दिया, मुश्किल कर दिया जीना वो। और कहता है कि मैं जो पाया हूँ कर्म फल के सिद्धांत के हिसाब से पाया हूँ, मैंने तुम्हारी तपस्या की, तुमको देना ही था। मतलब मैं बताया नहीं कि वो किस कदर का, मतलब इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि वो इस धरती पर कैसे था। लोग जब वो चलता था तो लोग मतलब अपना घर वर छोड़ के, स्त्रियों को छोड़ के भाग जाते थे कि इनको ले जाओ, हमें बख्श दो। मतलब महिलाओं पर अत्याचार करने वाला सबसे बड़ा खलनायक वो था। अपनी साली को, अपने भाई की पुत्रवधू, होने वाली पुत्रवधू को, और ऐसे 5-7 उदाहरण तो हैं। और जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो देखते हैं बेड़ियों में बांधी गई स्त्रियां, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स स्लेव्स, वो सब भी। अब सर 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन है बांग्ला, तो क्या लगता है आपको इस बार, क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी या ममता बनर्जी बनी रहेंगी वहाँ पे? बंगाल पे मैं इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि ना ममता की कुंडली है मेरे पास, ना वहाँ के अपोजिशंस की पार्टी। पर बंगाल का इलेक्शन, जिस तरह मैंने कहा था कि बिहार में कौन जीते कौन हारे मुझे नहीं मालूम, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिहार के बाद भारत की राजनीति बहुत कुछ बदल जाएगी। तो बिहार के बाद आप देखिए कि बड़े नेताओं का बड़े बड़े उल्टे सीधे कामों में नाम आ रहा है ना। और अभी बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है बहुत कुछ। और भाजपा अध्यक्ष का नाम बताइए, नहीं मालूम होगा आपको कोई? जैसे एक फिल्म थी शूल, उसमें कहते हैं सुधीर विनोद लल्लन कौन है, तो इसी तरह कोई क्या बोलते हैं नितिन मुकेश, क्या नाम है इनका? पहली ये भी हो गया कि अध्यक्ष का नाम ही लोग नहीं जानते। बिल्कुल सही। ऐसा रबर स्टाम्प की, मतलब नाम भी नहीं जानते। और वो आदमी 4 साल पहले एक छोटे से नेता के साथ सेल्फी लेके अपना नाम डालता था। तो पूरी तरह से सत्ता सब केंद्रित है। जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं आप, फोटो की? नहीं, जो नया भाजपा अध्यक्ष नितिन मुकेश, कोई विपिन नीतीश, ऐसे कुछ बने हैं, आपको शायद मालूम भी नहीं। देखिए ये बात है कि भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाया और लोगों को मालूम भी नहीं। ये स्थिति है। राजनेताओं के बाद अगर हम बॉलीवुड की बात करें, जैसे आपकी मैंने कई पॉडकास्ट देखे जिसमें आपने कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को लेकर कहा था कि उनका डिवोर्स होना है। तो नहीं, अब तो मैं ये बताना, मतलब मैंने मना कर दिया है। हेलो की जो कह चुका उस पर ठीक है वहीं तक। हाँ, लेकिन बॉलीवुड को ये जो रिलेशंस है, ओपन रिलेशंस होते हैं, पति कहाँ जा रहा है पत्नी को मालूम है, पत्नी कहाँ जा रहा है, ये न्यूली मैरिड लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ। तो उन सब मोनोगमी, बाईगमी सब चल रहा, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। लेकिन जो समस्या है तंत्र करवाने का, एक दूसरे पर तंत्र करके ख़त्म करना,
चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, वो तंत्र के माध्यम से वो उसको पूरा तंत्र में क्या नशा वशा करवाना दिखा देते हैं। और भी तंत्र के बहुत सारे लक्षण हैं, मैं बहुत जगह बोला भी उन लोग जानते। तो वहाँ पे बॉलीवुड का मतलब 1-2 फिल्में ही हिट होंगी। अब आप देखिए 2025 में कौन सी बॉलीवुड की, लास्ट में यही धुरंधर एक आई, और एनिमल तो शायद 24 की थी। तो और धुरंधर क्यों हुई कि उसको देखने के बाद पता चलता है कि क्यों, कितना मेहनत करके। और जो बनाया वो एक जो आदित्य धर है, वो एक कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं, और इतना संघर्ष किया उस आदमी ने, मैं तो पढ़ के, तो ये देखिए जो अपनी जड़ों से हट जाता है वही मेहनत कर पाता है। मेरे नाना जी ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, कहा करते थे कि कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के इन लोगों को भोजन के लाले नहीं पड़े, क्योंकि गंगा का बेल्ट है, गैंग्स, कुछ ऐसे गैंग्स करके बोलते थे गंगाज को, तो गंगा का बेल्ट था, सब लोग खाने पे, कभी यहाँ ना बाढ़ आई, कभी यहाँ ना भूकंप हुआ, तो इसी तरह की स्थिति रहती थी। आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया और अभी तक उनकी डेथ की गुत्थी एक तरह से कह सकते हैं सुलझ नहीं पाई है, तो क्या वाकई में तंत्र वंत्र उनके ऊपर कुछ किया गया था? देखिए सुशांत सिंह राजपूत कोई अरुषि मर्डर केस तो है नहीं कि सीबीआई भी ना जाने, इसी नोएडा में सब कुछ हुआ। और जो पहले सीबीआई ऑफिसर, मतलब जो सीबीआई के थ्रू वहाँ पे गए थे, जो पहली जांच, तो अरुण कुमार सर थे, वो मेरे बड़े अच्छे गार्जियन का ये क्लाइंट थे, अब तो रिटायर हो गए। तो उनकी कुछ और थी थ्योरी, दूसरे की कुछ और थी। तो सुशांत सिंह राजपूत वाज किल्ड, सिंपल सी बात है, लेकिन पहले उस पर तंत्र हुआ था। तंत्र की बात चली तो मैं एक और भी मजेदार बात बताऊं। एक बहुत ही अच्छे मतलब एक्टर थे, जबरदस्त एक्टिंग थी उनकी, इरफान खान जब वहाँ पे मदारी फिल्म बन रही थी तो दिल्ली में आए हुए थे। इरफान खान, वहाँ का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उन तीनों लोग जब दिल्ली से वापस मुंबई जाते हैं, सब मारे जाते हैं, सब मर जाते हैं। बाद में पता चला था कि यहीं के किसी बाबा ने, जो कि अब है नहीं, तो धरती छोड़ चुके हैं, उन्होंने मतलब अब उनकी आत्मा ने, उनके जो अशरीर ने, मतलब उनकी आत्मा ने इनको शिकार बनाया। वो दिल्ली में तीनों लोगों के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि किसी जन्म में इन तीनों ने बाबा का मर्डर किया था। और बाबा बड़े सम्मानित हैं, लेकिन बहुत ही गलत भी थे। वो जब जिंदा थे तब भी इसे तंत्र वंत्र कर देते, मार देते थे लोगों को। क्या नाम है उनका? नहीं बता सकते, सॉरी। तो तंत्र से, तो किसी तंत्र से हत्याएं की गई। वीर बहादुर सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो भारत के इतना बड़ा चेहरा राजीव जी माने जाते हैं। मैंने तो अभी कुछ कहानियां सुनी उनकी बॉलीवुड से रिलेटेड, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो जो यूपी का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, वो हमेशा सेंटर के लिए कांग्रेस रिजिम में मुसीबत बन जाता था। तो उनको फिर हटा के कोई केंद्र में मंत्री बनाया गया, उनको उद्योग मंत्री बनाया गया वीर बहादुर सिंह जी को। इधर बनारस में मारन जाप हो रहा था उनके लिए, तंत्र से मारन सबसे बड़ा प्रयोग होता है। और स्पेन से वो आ रहे थे, प्लेन में ही डेथ हो गई उनकी। ये तंत्र का है। तो जिन लोगों ने तंत्र किया, उसमें मिसेज गांधी थी, तो उनके बारे में एक संत से लोगों ने पूछा कि ये इतना पाप कर रहे हैं, इनका क्या होगा, कहीं इसकी आने वाली संतानों की जो मतलब शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। वही हुआ, संजय गांधी में वही हुआ। राजीव जी का सिर्फ लुट्टो का जूता था, बस इतना है कि जूता ये इन्हीं का होगा, बाकी सब रूई भर के अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद उन पे गौहत्या के कारण करपात्री जी महाराज का उस खानदान पे बहुत बड़ा श्राप है। खानदान पे श्राप, तो क्या राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी कभी हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं? नहीं बनेंगे। वो करपात्री जी श्री विद्या के बहुत बड़े पुजारी थे। और वो ये जो दोनों शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद, इसके पहले स्वरूपानंद, जो वास्तविक शंकराचार्य, उन सब के वो गुरु थे करपात्री जी महाराज। तो करपात्री जी महाराज ने मतलब श्राप दे दिया सीधे सीधे
कि इतने लोगों संतों को मारा है तुमने, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो क्या ये जो श्राप होते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है? देखिए, हमारा आपका श्राप तो लगेगा नहीं किसी को, नहीं तो लगे तो पता चला दुनिया में कोई बचे ही ना। हर एक दूसरे को श्राप देके खत्म कर दे, ठीक है। तो हर चीज का तोड़ होता है, पर संतों के श्राप का कोई तोड़, जो संत है ओरिजिनल संत, उनके श्राप का कौन सा तोड़ होगा? अच्छा जैसे मैं बताऊं, कपिल मुनि थे। कपिल मुनि इधर अयोध्या के भगवान राम के कोई पूर्वज राजा जाने हुए, उसी में से कोई वो 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, मैं 100 अश्वमेध करूँगा। तो उसमें उनके एक तरफ बहुत सारे पुत्र थे, एक तरफ एक पुत्र था। एक पुत्र जो वो ठीक था, और बाकी वो जो 60,000 बोला गया, वहाँ भी 60,000 पुत्र, तो 60,000 मतलब 60 मान सकते हैं। तो 60,000 पुत्र वो बड़े उत्पाती थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनका घोड़ा, कुछ ऐसा हुआ कि इनका घोड़ा ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में किसी ने बांध दिया। इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को तो दिक्कत होती थी कि सिंहासन मिलेगा, हमारा कोई छीन लेगा। और वो लोग कपिल मुनि, उन्होंने देखा कि घोड़ा बताया कि यही शैतानी किया होगा, बस इनके आश्रम को जला दिए। वो अपने उससे हुए, उन्होंने सभी को सत्यानाश कर दिया। और उसी के बाद गंगा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब उनके बच्चे आते हैं, कहते हैं इतने लोग मारे गए, इनका क्या होगा, उद्धार कैसे होगा? तो कहें तो स्वर्ग से गंगा आएंगी तभी होगा। तो स्वर्ग का मतलब वो मल्टीवर्स से आई थी, उसकी एक पूरी प्रक्रिया, वो कभी एक पॉडकास्ट में मैं बता सकता हूँ। और उसका जिक्र रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, गंगा उत्पत्ति की जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। अच्छा, जब गांधी परिवार का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर श्राप है, तो एक मैं अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक आ गया कि राहुल गांधी के ऊपर बगलामुखी साधना की गई है। अरे ये तो बगलामुखी तंत्र कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी शुरुआत इंदिरा जी ने की थी। शुरुआत उन्होंने की थी, सबके ऊपर तंत्र करना, ये करना, वो करना, मौनी बाबा से मिलना, अरे क्या क्या। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो विवादित रिश्ता ही था उनका, हेलीकॉप्टर पे उनको योग सिखाते थे। तो बंगलामुखी प्रयोग तो ये तो रोज होता होगा, एक नेता दूसरे नेता पे कर रहा होता किसी न किसी दिन। देखिए, ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो पुजारी होते हैं उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख, क्या है पैसे कमी, तो ये लोग ऐसे प्रयोग काम करने लगे तब ना। बंगलामुखी का मैं एक आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। एक थे जो वुड्रॉफ, मतलब जॉन वुड्रॉफ या जो वुड्रॉफ, क्योंकि मैंने उनकी पूरी कई बुक पढ़ी, लेकिन क्योंकि विदेशी इसलिए नाम याद नहीं रहता। तो वो 1905 में कलकत्ता हाई कोर्ट, वो समय वो हमारे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। तो वो बैठे थे, फैसला लिख रहे थे। जब उन्होंने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई तो कलम चले ही ना, आगे न बढ़े न पीछे, आगे न पीछे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि आप फैसला नहीं लिख सकते, नीचे बंगलामुखी प्रयोग हो रहा है 10वां विद्या का। वो गए, उन्होंने पूछा ये क्या होता है? तो इसमें क्या कि आप चाह के भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं बंगलामुखी प्रयोग था। उन्होंने रिजाइन दे दिया, और उसके बाद 10वां विद्या पर कोई इंडियन क्या काम करेगा। डेविड किंसले के बाद सबसे ज्यादा उनकी बुक्स हैं 10वां विद्या पर। और सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य की बुक थी, तंत्र पे थी। तंत्र को इन्होंने मतलब अपना जीवन बना दिया, धोती और उसमें रहने लगे जॉन वुड्रॉफ। और उन्होंने मतलब ये सब, जो अगर ये सब ना लिखते तो पश्चिम हमको कुछ भी ना मानता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा गया, ये भी बहुत अच्छी बातें और नई बातें आपने बताई। मतलब 2 पॉडकास्ट मैंने आपसे के साथ शूट किए, और दोनों में कुछ नया ही मुझे मिला है। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिले वहाँ जरूर लाइक और सब्सक्राइब, उसमें 1-2 सेकंड का समय लगता है। तो रामी टॉक्स को आप पॉडकास्ट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, कुछ नहीं जाता, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये लोग बहुत रिसर्च करते हैं। ये लोग हमको जिला दिए, इतना रिसर्च इन्होंने किया कि मतलब मुझे भी कई बार सर चकराया। बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सुशील जी को बुलाओ, उनसे सवाल करो, ये करो वो करो। आज उनको हमने बिठा दिया, बुलाया, आपके बारे में भी पूछा
कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लाइक सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता, तो जल्दी से फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर किए बिना जाना नहीं है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।